तो तारिक साहब एक क्वेश्चन आखिर में है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, एक छोटे जगह से बात निकली और इंटरनेशनल बन गया, तो इससे हमको क्या सीखना चाहिए? देखिए, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको जैसे मालूम है कि जो लड़कियों का जो इशू था, ये नवंबर से चल रहा था, दिसंबर पूरा चला, फिर जनवरी के एंड में इन्होंने फाइल किया। देखिए, जब इशू छोटा होता है तभी हमारे कम्युनिटी के जो दानिशमंद हैं वो आगे बढ़ के इसको रिजॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा तो क्या होता है, जो जो डिवाइसिव फोर्सेज होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है इसको बड़ा करने के लिए। और इस केस में क्या होगा, बेचारे बच्चियां लोग एक डेढ़ दो महीने परेशान होते रहे, और कोई भी कम्युनिटी का प्रोमिनेंट लोकल लीडरों ने अपने लेवल पे किया होगा, मगर कोई भी जो प्रोमिनेंट फेस है कभी जाके इसको जाके रिजॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की। तो आपको मालूम है, जो कम्युनल फोर्सेस के पास एक एजेंडा है, आपदा में अफसर। तो जैसे ये लोग हाई कोर्ट में गए, वैसे ही क्या करें, इन लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया और इसको धीरे 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 पूरे कर्नाटका में स्प्रेड कर दिया, और ऐसा एक माहौल क्रिएट किया कि कोर्ट को ऐसा एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम रहता है, एक इनकी टूल किट है। हमको इसमें क्या लेना है, पॉजिटिव चीज़ें, तो दो चीज़ें हमें लेना है। एक तो हमें एक सम्मानना है कि हमारे पास कम्युनिटी के अंदर कोई डिफेंस लाइन नहीं है। डिफेंस लाइन बोले तो एक तो ना ही हमारे पास अच्छे लीडर हैं, सोशल लीडर हैं, और कई बार हम लोग मुझे कंप्लेन करते हैं तो हमेशा लीडरों को गालियाँ देते रहते, तो उनके बारे में नेगेटिव बोलते रहते, तो ये, तो मैं आपको बताऊं, जो लीडर हमारे सोसाइटी में है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे सोशल लीडर हो, या रिलीजियस लीडर हो, वो आप लोगों की तरह मेरे भी वही लीडर हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ये बातें ताकि उनको अंदर इम्प्रूवमेंट हो, बस मेरा और कोई मकसद नहीं है इसमें। ठीक है। तो इसमें हमें क्या मालूम चला है कि एक तो हमारी डिफेंस लाइन नहीं है सोसाइटी के अंदर, दूसरा हमारे बीच में ऐसे लीडरान नहीं है जो कि आगे बढ़े कुछ फैसला ले सकें, तीसरी सबसे बड़ी चीज़, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है उसको काउंटर करने का। कोई एक तरफ भागता है, कोई दूसरी तरफ भागता है, चौथी तरफ भागता है। आपने देखा होगा, हेयरिंग लाई हुई है हमारे, जो जिनका नाम भी नाम से मुसलमान था, उनका क्या, एक मैं समझता हूँ सिर्फ यूसुफ मचाला जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उनको छोड़ के शायद जिसका भी नाम मुसलमान से था, उन्हें किसी ने भी एक भी सबमिशन सही से नहीं किया। तो जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट ही नहीं रहेंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई आपको प्रोटेक्ट होगा, या कोई आपके राइट को प्रोटेक्ट करेगा? नो डाउट, नॉन मुस्लिम एडवोकेट बहुत हमारे लिए साथ में आते हैं, बहुत लिबरल एडवोकेट हमारे साथ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई उनको से दूर हो जाए या कुछ नहीं, पर हमारे लिए अपनी एक डिफेंस लाइन तैयार करनी है, क्योंकि ये जब दूसरे लोग आने में क्या होता है, देर हो जाती है। हमारी डिफेंस लाइन होएगी तो क्या कर सकते हैं हम, इसको डैमेज को रोक सकते हैं। ये चीज़। दूसरी चीज़ सबसे क्या है, जो सबसे बड़ी बात मुझे मालूम चली, आज कम्युनिटी को ये वक्त है, कम्युनिटी को फुल फ्लेज तरीके से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। फुल फ्लेज तरीके से कैसा है बोलो? आज मैं एक जुम्मे की नमाज़ पढ़ा मस्जिद में, तो उधर क्या ऐलान हुआ कि भाई गुलबर्गा में एक स्टेशन के पास एक मस्जिद है, वो मस्जिद 1.5 करोड़ की मस्जिद है, उस 1.5 करोड़ खर्चे में 1 करोड़ बन हो चुका है। आप 50 लाख रुपए इकट्ठा करना है, ये करना है, आप दान दो, ये आप जैसे उसको कंट्रीब्यूट करो बोले। मैं समझा भाई, क्योंकि मैं हैदराबाद ये गुलबर्गा जाता रहता हूँ बहुत बार, तो मुझे मालूम है गुलबर्गा में कितनी मस्जिदें हैं। गुलबर्गा की हालत यह है, गुलबर्गा हाई कोर्ट के अंदर, बेंगलोर के अंदर तो एक आधे पौने एडवोकेट ही मिल जाएंगे, गुलबर्गा हाई कोर्ट के अंदर एक ढंग का रिप्रेजेंटेशन करने वाला एडवोकेट नहीं है। और आपको मालूम है कि गुलबर्गा का जो भी इलाका है, चाहे वो गुलबर्गा हो, चाहे रायचूर हो, चाहे यादगीर हो, चाहे बीदर हो, वहाँ पर बड़ी तादाद में मुसलमान था। आपको याद होगा 2 साल पहले एक इंसिडेंट हो गया था शाइन कॉलेज का, आपको मालूम है, उसको बेल दिलाने के लिए भी बेंगलोर से एडवोकेट गए थे लोकल लोअर कोर्ट में बेल दिलाने के लिए। तो ये है हमारी ये कंडीशन। तो हमें क्या समझना है, अभी हमें करना, देखो हमने जैसे लाखों हज़ारों मदरसे बनाए ना, हमारी कम्युनिटी में कोई फंड की कमी नहीं है, हम बिल्कुल, हमारे अंदर लाचारी नहीं है, हम हज़ारों स्कूल भी बना सकते हैं, बस हमें फोकस करना है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, अब रमज़ान के महीने में आप लोग अपना ज़कात का पैसा ऐसे बच्चों के ऊपर खर्च कीजिए जो कि आगे चल के कम्युनिटी के ऊपर कुछ के लिए कुछ बन सके। आप लोग मोहल्ले में एक पूल बनाइए फंड का, ज़कात फंड का, तो मोहल्ले में जो भी गरीब बच्चे लोग हैं उनको एजुकेशन का देने के लिए, नहीं तो एक मुस्लिम स्कूल के पास जाइए, मुस्लिम स्कूल में उनसे बात कीजिए कि भाई तुम्हें, हमारे पास तुम्हारे कौन से मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, हम उनको फाइनेंस करेंगे। वो पैसा तुम जक़ात का दे, जो जक़ात को जो तुम, और ये समोसे खाना, कबाबा खाना, ये चाय पीना, ये फिरनी खाना, ये गंजी पीना, ये बिल्कुल बेकार बात है।
बेकार बात मतलब यानी कि ये इसमें फिजूल खर्ची होती है। और अगर बेंगलोर शहर में गंजी का पैसा कैलकुलेट करोगे ना, तो हर दिन वो कम से कम 50 लाख रुपए जाती होगी गंजी। हम सिर्फ गंजी पीना छोड़ के एक रमजान में उस पैसे को कलेक्ट करेंगे तो कम से कम 10 बड़े कॉलेज बना सकते हैं हम लोग। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वक्त है हमारा एजुकेशन पे पूरा खर्च करना, और एजुकेशन अगर हम लोग करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में सोसाइटी में एक भी ऐसा हिस्सा नहीं रहेगा जहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं होगा। तो इस मैसेज के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद करो, और जो मैं सोच रहा हूँ ऐसे हज़ारों लोग भी सोच रहे हैं, वो सारे लोग मिलना है और इसको एक अच्छे ढंग से प्लान तरीके से। देखिए बहुत सारे लोग रमज़ान में आए हैं, कलेक्शन करने आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम इमोशनल फूल हैं, हम कोई कुछ बोल देता है हम उस पर इमोशनली हम लोग दे देते। प्लान तरीके से, कम्युनिटी प्लानिंग तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा होगा, और इन सारे हमलों से आप बच सकते हैं। क्योंकि आपको एक डिफेंस लाइन चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, जो कि हमारी कम्युनिटी में नहीं है। तो ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पे बात करने के लिए, लेकिन आखिर में एक सवाल पूछूं कि इस बार आप लीडर के बारे में बड़ा डिप्लोमेटिक वे में आपने जवाब दिया लेकिन हकीकत जो है उसको छिपाने की बात है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये लीडर्स के बारे में डिप्लोमेटिक मुझे कुछ बोलने का नहीं है। हमारे जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है उनका क्या रोल रहा है पूरे इशू में, हर एक के सामने है, और हमें वो कितना गाइड किए हैं वो हम लोगों के सामने। और अब कई लोग मुझे क्या बोलते हैं, भाई तुम आके ऐसा बोलते हो, तुमको लीडर बनना है क्या बोल के। तो भाई ना मुझे लीडर बनना है ना कुछ बनना है, मैं वकील हूँ, वकालत ही करूँगा। और अगर मैंने कोई भी ताकत कभी हासिल की उसको भी मैं सिर्फ वकालत के ज़रिए एक अपनी पोजीशन बना के कौम की रहबरी के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए मैं उसे खर्च करूँगा। मगर मेरी को रिक्वेस्ट है, जो हमारे एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं और जो लोग उनको लीडर समझते हैं, वो अपने आप नहीं बोलते होंगे मैं लीडर हूँ, मगर लोग उनको समझते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं रहबरी की। तो खुदा के वास्ते आप लोग आराम से हमको लीड कीजिए। लीड करने के लिए आपको जो मदद चाहिए मुझसे एज ए लीगल, क्योंकि मेरे तो लीगल नॉलेज तो उतनी तो नहीं है, मगर मेरी जितनी भी लीगल नॉलेज है मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों को, जो भी कम्युनिटी के लिए सामने आने वाला जो भी आदमी होगा, मैं उससे खुले दिल से उसकी जो भी मदद करना है लीगल तरीके से, मैं उसको लीगल तरीके से मदद करूँगा। और कोई भी इशू लेके आएगा तो मैं लीगली उसको कैसे रिजॉल्व करना है मैं करूँगा। मगर मेरी रिक्वेस्ट क्या है, आपने कौम का लीडर बनना है, गीदड़ नहीं बनना है।